हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि तक्षशिला IAS एकेडमी की ओर से आप लोगों के लिए एक सीरीज जारी किया जा रहा है और यह आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल से संबंधित सीरीज चल रहा है। ओके, बीच में आपका 2-3 वीडियो गायब हो गया क्योंकि बीच में टीचर्स डे भी पड़ गया था और कुछ मैं भी परेशान था, इसलिए वीडियो जा नहीं पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से आगे से देखते हैं। जहाँ तक का वीडियो गया है वहाँ तक आप लोग देखिए और उसके आगे का फिर से आप लोग देखिए। गवर्नर जनरल में इससे पहले मैं आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स का परिचय पूरा का पूरा बताया था और इसके बाद जो गवर्नर जनरल आ रहे हैं यह है जॉन एडम्स है। ठीक है, जॉन एडम्स है, 1823 में यह गवर्नर जनरल बना है और कोई खास इसका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं भारत में। अस्थायी नियुक्ति है। इसने समाचार पत्र यानी देसी भाषा प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी इसने कर दिया गया कि अब जो देसी भाषा मीन्स क्या, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इन सभी भाषाई समाचार पत्र जो होगा उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। ओके, लॉर्ड एमहर्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय में हुआ। बर्मा भारत का हिस्सा नहीं था। ओके, बर्मा भारत का हिस्सा नहीं था और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इसके द्वारा साम्राज्यवादी नीतियों के तहत 1824 से 26 ईस्वी में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया और 1826 ईस्वी में दोनों के मध्य यानबू की संधि हुई। ठीक है, और बर्मा का कुछ क्षेत्र भारत में विलय कर दिया गया। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ, जो कि हम लोग आगे देखते हैं कि 1857 का विद्रोह और 1857 का विद्रोह कहा जाता है क्या, सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो इन्हीं कारणों को लिया जाता है, जोड़ा जाता है कि कहां से सिपाही का विद्रोह हुआ था। तो बहुत सारे इतिहासकारों का कहना था कि यह सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह है, क्योंकि सिपाही शुरू से ही भारत में विद्रोही नेचर का रह गया है। इसलिए इस समय भी 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलियम बाइले 1828 ईस्वी। ये भी अस्थायी नियुक्ति है, इसका भी कोई खास भारत में इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इसको आप याद रखेंगे किसमें, तो क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1824 से 1828 से 35 ईस्वी है। मिल तथा बेंथम के विचारों से प्रभावित बेंटिक कट्टर भीम उदारवादी था। ओके, बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना और उसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 1803 ईस्वी में। इसलिए अभी हमने देखा कि एक सैनिक विद्रोह ऊपर में हुआ था बैरकपुर में और एक सैनिक विद्रोह वेल्लोर में 1803 ईस्वी में ही हो चुका है। किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हो चुका है। इसी के समय में 1833 का एक्ट भी आया। इसलिए हमने देखा भारत में कि एक्ट किस तरह से बन रहा था और इस एक्ट में हमने देखा क्या कि 1773 ईस्वी में पहला हमने देखा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। फिर इसके 20 साल के बाद हमने देखा फर्स्ट चार्टर एक्ट देखा। फिर इसके बाद हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट देखा और फिर इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम बन रहा है। यानी पर 20 साल में यह अधिनियम बन रहा है। ओके, 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ओके, इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
इस तरह से क्रोनोलॉजी को आप याद रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इस समय भारत में कंपनी का काफी अधिक विस्तार हो चुका है और विस्तार होने के कारण अब कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसका पदभार को प्रमोशन दिया गया और प्रमोशन देते हुए उसको कहा गया कि आप भारत का गवर्नर जनरल बनेंगे। इसलिए प्रथम भारत का गवर्नर जनरल यही व्यक्ति बना है। 1833 का अधिनियम के द्वारा कई भारत में परिवर्तन हुआ और इसी में आप लोगों ने, क्योंकि यह जो एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का यह पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। यह प्योर रूप से ना हिस्ट्री है ना पॉलिटी है, ठीक है। बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में भारत में सती एक्ट को पास करवाया और 1830 ईस्वी में समस्त भारत में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा एक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, भारत में सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी, यह अच्छी प्रथा नहीं थी और विलियम बेंटिक जो है यह एक बड़े थिंकर हैं। इनको यह बात बहुत बुरी लगी और इनको तो छोड़िए, भारतीयों को भी यह बात बुरी लगती थी। इसलिए राजा राम मोहन राय भी बड़े थिंकर हैं। यह भारत में कहा जाता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत है, पितामह है, ठीक है। इसलिए इस व्यक्ति ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहयोग दिया और 1829 में सती एक्ट बना भारत में और धारा 17 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसमें से आपको क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को पूर्णता कब मिली, ठीक है। क्वेश्चन रहता है इसमें कि सती प्रथा को पूर्णता भारत में कब मिली। तो सती प्रथा को पूर्णता कब मिली, 1856 ईस्वी में जब विडो रीमैरिज एक्ट बनेगा, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनेगा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवाओं को मान्यता दिया जाएगा कि हाँ आपका भी पुनर्विवाह हो सकता है। इसलिए सती सिस्टम से रोकने के बाद हम करेंगे क्या भाई विधवाओं का, क्योंकि विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। आप एक पिक्चर देखे होंगे प्रेम रोग, राज कपूर की पिक्चर प्रेम रोग, जिसमें कि ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी। तो आप देखेंगे कि पद्मिनी कोल्हापुरी का हस्बैंड जब डेथ कर गया और वह एक ठाकुर खानदान की लड़की थी, ठीक है। उसके पति का डेथ होते ही सबसे पहले तो उसका पूरा का पूरा बाल काट दिया गया। इसलिए महिलाओं का सबसे अगर समय अधिक जाता है तो बाल को ही संवारने में जाता है। जितना शैम्पू और साबुन, ठीक है, और जितने तरह का जो बालों को देखते हैं कि एकदम लहराता हुआ बाल होना चाहिए, इसमें खर्च हो जाता है। सबसे पहले तो इसको खत्म कर दिया गया। वह सफ़ेद साड़ी पहनेगी, कभी भी रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती है, न रंगीन भोजन खा सकती है, न पैरों में चप्पल पहन सकती है, अपने ही घर में किनारे में वह सोई रहेगी। अगर उसका भाई का भी शादी हो रहा है और संयोग से वह बड़ी बहन है और आशीर्वाद देने के लिए भी आ गई और फेरा लेते लेते भाई का अगर कहीं किसी चीज़ से या अग्नि में अगर उसका पैर भी सट गया, ठीक है, या फेरा लेते लेते उसका लुंगी में ही आग लग गया, धोती में ही आग लग गया, तो आप समझ लीजिए सीधे सीधे आरोप चला जाएगा किस पर, जो विधवा है घर की उस पर, कि अपना पति तो खा ही लिया, इसको भी खाने के लिए चली गई। इसलिए यह जो एक्ट आया इसने इसको पूर्णता दिया, क्योंकि हम सती से तो इसको बचा सकते हैं, लेकिन इसका जीवन कैसे संवरेगा, और जीवन संवारने के लिए यह एक्ट बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया डलहौजी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले स्वयं अपने पुत्र का विवाह कराया विधवा से, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण भारत तक यह प्रचलन चल गया, ट्रेंड बन गया कि कौन कौन बहुत बड़े बड़े नेताओं ने या तो स्वयं शादियाँ की या तो अपने बेटों की शादियाँ कराई विधवाओं से। ओके, इसलिए समस्त भारत में यह एक्ट लागू कर दिया गया। बेंटिक ने कर्नल श्रीमेल के सहयोग से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को अंत कर दिया गया। ओके, इसलिए अगर क्वेश्चन रहता है कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो कर्नल श्रीमेल, और किसके समय में किया, या लॉर्ड विलियम
बेंटिक के द्वारा। ओके, बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। इसलिए भारत में बालिका हत्या आम थी। बंगाल में आज जो आप देखते हैं महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि बंगाल में माना जाता था कि एक से अधिक अगर लड़की पैदा हो गई तो उसको गंगा को दान कर दिया जाए, और राजस्थान में अगर एक भी लड़की हो गई तो नमक चटाकर मार दिया जाए। आज जो आप देखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब में जेंडर रेशियो जो आप कम देखते हैं, इसका परिणाम यही है। बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। बेंटिक ने 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा 1887 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार माना, न कि जाति या रंग को। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारतीयों को सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी कौन से अधिनियम से मिली, किस एक्ट से मिली? तो यह मिली 1833 के एक्ट से मिली। ठीक है, क्यों? तो आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कितना, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया? आर्टिकल 15 में कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए इस एक्ट के द्वारा कंपनी को सुझाव दिया गया कि आप भारत में भारतीयों के साथ, ठीक है, रेसिज्म नहीं कीजिएगा, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिएगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिएगा। यानी पहली बार भारतीयों को सरकारी सेवा में भागीदारी मिलने का मौका मिला। अब अगर क्वेश्चन आता है आपको कि 1833 का जो अधिनियम है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से समानता रखता है? तो यह किस अनुच्छेद से समानता रखता है? यह है अनुच्छेद 15। ओके, बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसलिए हम लोगों ने देखा कि 1813 के एक्ट में भारत में शिक्षा पर आपको खर्च करने का दिया गया था कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन यह खर्च नहीं हो पाया क्योंकि यह तय नहीं था कि आखिर में किस पर खर्च करना है, देसी शिक्षा पर करना है या अंग्रेजी पर करना है। लेकिन इस समय लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, यह लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुआ है और इसने गवर्नर जनरल को सुझाव दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ से जो अंग्रेजी बढ़ गई वो आज भी आपका सिरदर्द किए हुए है। इसलिए आज जो आप भारत की दुर्दशा जो देखते हैं, अगर सिर्फ भारत में अंग्रेजी ही कर दिया जाए तो भी अच्छी बात है, या तो सिर्फ हिंदी कर दिया जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों के बीच में फंस के स्टूडेंट मारा जा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ से अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया गया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बेंटिक ने मैसूर 1831 ईस्वी, दुर्ग 1834 ईस्वी एवं मध्य कछार 1834 ईस्वी का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसलिए देखिए यह कितना उदारवादी व्यक्ति है, और उसके बाद भी देखिए मैसूर, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था, मैसूर को 1831 ईस्वी में, दुर्ग को 1834 ईस्वी में और मध्य कछार को 1834 ईस्वी में कंपनी साम्राज्य में मिला दिया गया। आप समझ लीजिए कि कोई भी गवर्नर जनरल कितना ही उदार क्यों न हो, लेकिन इंग्लैंड वापस जाने के बाद उसकी गिनती होती थी कि इसने किसी क्षेत्र को मिलाया या नहीं मिलाया। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी यह काम कर लिया। बेंटिक कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया। इसका कार्य मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टरों में बांट दिया गया। न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। ठीक है, न्यायालय में पर्शियन भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषाओं, इसलिए मद्रास में अगर कोई चल रहा है तो अंग्रेजी भी रहेगा, तमिल भी रहेगा, अनुमति दी। बेंटिक ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया और यहाँ से वह वापस चला गया।
इस तरह बेंटिक का कार्यकाल जो है यह काफ़ी सुनहरा कार्यकाल रहा। इसमें सती सिस्टम का एक्ट भी पारित हुआ और भी कई एक्ट पारित हुआ। इसलिए आपको क्वेश्चन लॉर्ड विलियम बेंटिक से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि सती प्रथा का एक्ट किसने पारित किया। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए आपको मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक तक छोड़ रहा हूँ। और अब ये सीरीज आपका आगे तुरंत आपको मिलता चला जाएगा। अब गैपिंग की कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब कोई छुट्टी वगैरह है नहीं, टीचर्स डे भी समाप्त हो गई है। ओके, और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा ऐप तक्षशिला IAS एकेडमी से है, ठीक है, और उसमें प्रत्येक एवरी नाइट को 8:30 बजे मेरा पोर्टल खुलेगा टेस्ट सीरीज का। आप उस पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें टाइम दिया रहेगा कि इतने से इतने बजे तक में आपका टेस्ट रहेगा। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उस टेस्ट को दे सकते हैं और उसको आप जज कर सकते हैं अपने आप को। अभी 12th और 10th के आधार पर आपका बिहार सरकार ने SSC की वैकेंसी भी निकाली है, 25,000 प्लस वैकेंसी है। आप लोग एंजॉय कीजिए टेस्ट को, और अगर टेस्ट को आप एंजॉय करते हैं तो इतना ज़रूर है कि मेरे टेस्ट से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। आने की संभावना मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आएंगे, और आएंगे तो आएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।